मेरे पति ने इस दुनिया से जाने से पहले अपनी वसीयत में हमारी पूरी जमा पूंजी और सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों और बेटी के नाम कर दी। 2 घर, एक फ्लैट और बैंक में पड़े 12 लाख रुपए, सब कुछ उन्होंने बच्चों के बीच बराबर बांट दिया। और मुझे मुझे दिया गया सिर्फ एक पुराना तकिया, वही तकिया जो मेरी शादी के समय हमारे साथ आया था, जिस पर मैंने अनगिनत सपने देखे थे और न जाने कितनी रातें रोते रोते काटी थी। जिस दिन वो वसीयत खुली, उसी दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा भयानक मोड़ ले लिया जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। जिस घर को मैंने अपने प्यार, त्याग और खामोशी से सींचा था, वही घर अचानक पराया लगने लगा। आज मैं आपसे अपनी वही कहानी साझा करने जा रही हूं, एक माँ की, एक पत्नी की और एक औरत की, जो सिर्फ एक पुराने तकिए के सहारे अपनी पूरी जिंदगी का सच समेटे हुए है। मेरा नाम सविता देवी है। उम्र लगभग 60 वर्ष। और आज जब मैं अपने ही मन में ये शब्द दोहराती हूँ तो लगता है जैसे ये कोई साधारण उम्र नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सहनशीलता, त्याग और अनकही पीड़ाओं का पूरा हिसाब है। मानो हर साल ने मेरी आत्मा पर अपनी एक अलग रेखा खींच दी हो। आज भी घर में वही सन्नाटा पसरा हुआ था, वही दीवारें, वही ठंडी फर्श, वही कमरे और वही खिड़कियां जिनसे धूप तो आती थी पर उजाला नहीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा वर्षों से था, पर फिर भी सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि वे नहीं थे मेरे पति सरदार जी, जिनकी मौजूदगी से ये घर घर लगता था और जिनके बिना ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा बनकर रह गया था। उनके जाने के बाद जैसे इस घर ने सांस लेना भूल गया हो। हर कोना उनकी अनुपस्थिति को चीख चीख कर महसूस कराता था। खाट के पास रखा उनका पुराना चश्मा अब भी वही था, जैसे वे बस उठकर उसे आंखों पर चढ़ाने ही वाले हों। अलमारी के कोने में उनकी लिखी हुई डायरी आज भी बंद पड़ी थी, मानो उसके पन्नों में उनकी आवाज कैद हो। और मैं डरती हूं कि अगर उसे खोल दिया तो कहीं वे शब्द मुझे भीतर तक तोड़ ना दे। और वो पुराना तकिया जिस पर सिर रखकर न जाने कितनी रातें हमने बिना बोले एक दूसरे की खामोशियां सुनी थीं। आज भी वही था, पर अब उस पर सिर रखने वाला कोई नहीं था। घर में शोक का माहौल था। धूप आते जाते लोगों के चेहरों पर पड़ती और फिर जैसे उनकी आंखों से टकराकर बुझ जाती। मेरे 2 बेटे अमित और रवि और मेरी बेटी सौम्या, तीनों आए हुए थे, अपने अपने संसार से निकलकर, अपने अपने चेहरे पर दुख की अलग अलग परतें ओढ़े हुए। लोग आते थे, सांत्वना देते थे, मेरे सिर पर हाथ रखते थे। कोई कहता हिम्मत रखिए, कोई कहता भगवान की यही मर्जी थी, और फिर सब चले जाते थे। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता था कि उनके चले जाने के बाद ये घर और भी ज्यादा खाली हो जाता था। मैं हर किसी के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, सूखी आंखों से सिर हिलाती थी, धीमी आवाज में धन्यवाद कहती थी। पर जैसे ही कोई कमरे से बाहर जाता, मेरे आंसू अपने आप बह निकलते थे, बिना इजाजत, बिना रोक टोक के, जैसे इतने सालों से रुके हुए हों और अब उन्हें बहने का बहाना मिल गया हो। मैंने पूरी जिंदगी एक ही बात सीखी थी कि पति और बच्चों के लिए सहना ही स्त्री का धर्म है, और मैंने सच में सहा था, बिना शिकायत, बिना सवाल किए। कभी अपने मन की थकान किसी से नहीं कही, कभी अपने दर्द को जुबान नहीं दी, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ वही होती है जो खुद टूट कर भी दूसरों को संभाले। और मैंने यही किया। जब सरदार जी नौकरी की चिंता में चुप रहते थे तो मैं उनकी खामोशी को समझकर मुस्कान ओढ़ लेती थी। जब बच्चों की जरूरतें बढ़ती थीं तो मैं अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती थी। नई साड़ी लेने से पहले बच्चों की फीस और किताबों का हिसाब लगाती थी। अपने दर्द को हमेशा बाद में के लिए टाल देती थी। आज जब वे सब मेरे सामने बैठे थे, मेरे अपने बच्चे, तो मुझे उन पर गर्व भी हो रहा था और कहीं न कहीं एक अजीब सा डर भी, क्योंकि सरदार जी के जाने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब मैं अकेली हूं, सच में अकेली। वो छाया जो हमेशा मेरे सिर पर थी, जो बिना बोले मेरे डर समझ लेती थी, जो रात के सन्नाटे में मेरे रोने की आवाज सुनकर चुपचाप पास आकर बैठ जाती थी, अब वो छाया नहीं रही। उस दिन घर में हर आवाज बहुत तेज लग रही थी।
घड़ी की टिक टिक, दरवाजे का चरमराना, लोगों के कदमों की आहट, और फिर अचानक सब कुछ बहुत खामोश। इतनी खामोशी कि मुझे अपना ही दिल धड़कता हुआ सुनाई देता था। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर आंगन को देखती रही। वही आंगन जहां कभी सरदार जी सुबह की चाय पीते थे, जहां बच्चों ने खेलना सीखा था, और आज वही आंगन मुझे अनजान सा लग रहा था, जैसे वो भी मुझसे पूछ रहा हो, अब आगे क्या? और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस एक लंबी सांस थी, भीगी हुई आंखें थी, और वो आदत थी जो मैंने पूरी जिंदगी सीखी थी, चुपचाप सहने की। पति के गुजरने के ठीक 7वें दिन, जब घर में अभी भी अगरबत्तियों की गंध और शोक की परछाइयां तैर रही थीं, दरवाजे पर एक अजनबी सी आहट हुई। मैंने देखा एक वकील खड़ा था। उसके हाथ में कागजों की एक मोटी सी फाइल थी, जैसे उसमें सिर्फ कागज नहीं बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी के फैसले बंद हों। मेरे बेटे अमित और रवि और मेरी बेटी सौम्या तीनों ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। कोई जल्दी में था, कोई बेचैन, और कोई अजीब सी उत्सुकता में। मैं हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। न मुझसे कुछ पूछा गया, न मैंने कुछ कहा। मुझे क्या पता था कि उस दिन मेरी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। वकील ने गला साफ किया और बोला, मैं स्वर्गीय सरदार जी की वसीयत पढ़ने आया हूं। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक भी जैसे तेज हो गई। उसने पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय सरदार जी की संपत्ति इस प्रकार विभाजित की जाती है। पहला मकान बड़े बेटे अमित को। अमित की आंखों में एक चमक दौड़ गई। दूसरा मकान छोटे बेटे रवि को। रवि ने हल्की सी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शहर का फ्लैट बेटी सौम्या को। सौम्या के होठों पर संतोष की मुस्कान फैल गई। बैंक खाते में जमा 12 लाख रुपए, तीनों बच्चों में बराबर बांटे जाएंगे। मैं ये सब सुन रही थी। अजीब बात है, मेरे दिल में जरा भी टीस नहीं उठी। उल्टा मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा, अच्छा है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सरदार जी ने सही किया। माँ का दिल शायद ऐसा ही होता है, खुद के हिस्से की उम्मीद कब की छोड़ चुका होता है। फिर वकील ने आखिरी पन्ना पलटा। उसकी आवाज थोड़ी रुकी, जैसे वह खुद भी असमंजस में हो, और उसने कहा, स्वर्गीय सरदार जी अपनी पत्नी सविता देवी के लिए केवल एक वस्तु छोड़ते हैं, एक पुराना तकिया। कमरे में एक पल को ऐसा सन्नाटा छाया जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। फिर दबी दबी हंसी। बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, नजरें मिली, होठ दबे और आंखों में व्यंग। मेरे बेटों ने नजरें चुरा ली। बेटी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो सीधे दिल में चुभ गई। वकील ने औपचारिक लहजे में कहा, ये तकिया उनके विवाह के समय का है। सरदार जी चाहते थे कि ये सविता देवी के पास ही रहे। मेरे हाथ में वो तकिया थमा दिया गया, वही पुराना घिसा हुआ तकिया जिस पर सिर रखकर मैंने अपनी आधी जिंदगी काट दी थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उस पल भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने खुद से कहा, चलो, उन्होंने कुछ तो मेरे लिए छोड़ा। लेकिन शायद असली कहानी अब शुरू होनी थी। वसीयत के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। पहले दिन मैं बड़े बेटे अमित के घर रुकी, वही घर जहां कभी मेरी हंसी गूंजती थी। पर अब बहू की आवाज में वो अपनापन नहीं था। उसने चाय रखते हुए कहा, माँ, जरा ध्यान रखा कीजिए, ये घर अब हमारा है। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, कहने के अलावा मेरे पास और था ही क्या। कुछ दिनों बाद मैं छोटे बेटे रवि के यहाँ गई। वहाँ खाने में नमक कम था, दूध आधा था और ताने पूरे। एक दिन रवि ने झुंझला कर कहा, माँ, खर्च बहुत बढ़ गया है। मैंने जवाब नहीं दिया। मन ही मन सोचा, जिस माँ ने कभी खर्च का हिसाब नहीं रखा, आज वही खर्च बन गई। फिर बेटी सौम्या के यहाँ गई। मैंने सोचा था बेटी तो बेटी होती है, पर उसने साफ कह दिया, माँ, मेरे पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस, बच्चे, घर, सब संभालना मुश्किल है। उसकी बात सुनकर मैं बस चुप रह गई। हाँ बेटी, मैंने कहा, मैं समझती हूँ।
और इस तरह मैं एक घर से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर एक बोझ की तरह घूमने लगी। कोई मुझे माँ नहीं कहता था, सब मुझे जिम्मेदारी समझते थे। जिस घर में मैंने सबको जोड़ कर रखा, वही घर अब मुझे बांट रहा था, दिनों में, हफ्तों में। फिर वो दिन आया जब अंतिम अपमान मेरे हिस्से लिखा था। उस दिन मैं बड़े बेटे अमित के घर पर ही थी। हालांकि वो घर कभी हमारा हुआ करता था। मेरी पूरी जवानी, मेरी सारी मेहनत, मेरे सपनों और त्याग की नींव उसी घर की दीवारों में दबी थी। लेकिन अब वो घर कागजों में और हक में बड़े बेटे का हो चुका था। दोपहर का समय था। मैं अपने उसी पुराने कमरे में बैठी आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आराम में भी एक अजीब सी झिझक थी। पलंग मेरा था, अलमारी मेरी थी, खिड़की से आने वाली हवा भी जानी पहचानी थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और के घर में मेहमान बनकर बैठी हूं। मन बार बार चौकन्ना हो जाता था, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कोई कुछ कह ना दे। तभी बाहर से आवाज आई, माँ। आवाज छोटे बेटे रवि की थी। माँ बाहर आइए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। बिना जाने क्यों मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे धीरे अपने पैरों को पलंग से नीचे उतारा, साड़ी को ठीक किया और घबराते हुए कमरे से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा अमित, रवि और सौम्या तीनों खड़े थे। उनके साथ दोनों बहुएं भी थीं। सबके चेहरे गंभीर थे, लेकिन उस गंभीरता में अपनापन नहीं था। उसमें एक अजीब सी सख्ती और दूरी थी। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया। मेरा दिल अब और जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आने वाला है और मैं उसे रोकने में पूरी तरह असहाय हूं। अमित ने बात शुरू की। माँ, देखिए, हम तीनों की अपनी अपनी गृहस्थी है, अपना अपना जीवन है। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए ही समय नहीं मिल पाता। अब ऐसे में आप कभी मेरे घर, कभी सौम्या के घर, कभी रवि के घर आती जाती रहती हैं। इससे हम तीनों को परेशानी होती है। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपना इंतजाम कहीं और देख लीजिए। मेरे मुंह से जैसे हवा निकल गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अपना इंतजाम कहीं और देख लूं? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहाँ जाऊं इस उम्र में? मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मेरे और सरदार जी के पास जो कुछ भी था, मैंने भर्राई आवाज में कहा, वो सब हमने तुम तीनों में बराबर बांट दिया। घर, पैसा, जमीन, सब कुछ। और अब तुम कह रहे हो कि मैं अपना इंतजाम देख लूं? मैं कहाँ जाऊं? तभी सौम्या आगे बढ़ी। उसकी आवाज में न गुस्सा था न दुख, बस एक ठंडा सा तर्क। माँ, ये सब हमें नहीं पता। ये बात तो पापा को सोचनी चाहिए थी। जब उन्होंने वसीयत बनवाई तो आपको भी कुछ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो आपको बस एक तकिया और अपनी यादें दी। उसने पल भर रुककर मेरी तरफ देखा और बोली, तो अब आप उन्हीं के सहारे अपना जीवन काटिए। हमारे पास इतना समय नहीं है। आज आप भैया के घर हैं, कल मेरे घर आ जाएंगी, फिर परसों रवि के। इससे अच्छा है कि आप अलग रहिए और हम सब अपनी अपनी जिंदगी चैन से जी सकें। दोनों बहुओं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो। छोटी बहू ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है सौम्या। मम्मी जी रहती हैं तो प्राइवेसी भी नहीं बचती। पूरी जिंदगी तो हमारी बीत गई मम्मी जी और पापा जी की सेवा करते करते। कम से कम अब तो हमें चैन से जीने दीजिए। उसके शब्द मेरे सीने में चुभते चले गए। मेरे हाथ कांपने लगे, शब्द गले में अटक गए। मैं बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, कहना चाहती थी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। पूरी जिंदगी मैंने इन बच्चों के लिए खुद को मिटा दिया था। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपना सुख, सब कुछ। यहां तक कि मेरे पति ने भी जाते जाते सब कुछ इन्हें दे दिया। और तभी मेरे मन में एक टीस उठी,
जो शायद पहली बार इतनी साफ और तीखी थी। मैं मन ही मन सरदार जी को कोसने लगी। क्यों? क्यों आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा? क्या आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है? मेरी पूरी जिंदगी वे मेरी ढाल बनकर खड़े रहे थे, हर फैसले में, हर मुश्किल में। फिर क्यों अपने जाते ही उन्होंने मेरे सिर से वो ढाल हटा दी? हजारों सवाल मन में लिए मैं चुपचाप अपने कमरे में गई। थोड़ा सा सामान समेटा, कुछ कपड़े, दवाइयाँ, और फिर मेरी नज़र उस तकिए पर पड़ी। वही पुराना तकिया जो सरदार जी ने मेरे लिए छोड़ा था। उसे देखते ही मेरे भीतर गुस्सा उमड़ आया। मन किया कि उसे वहीं छोड़ दूं, लेकिन दिल के किसी कोने से एक डोर बंधी थी जो मुझे रोक रही थी। मैं उसे छोड़ नहीं पाई। मैंने उस तकिए को उठाया, सीने से लगाया और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा, तीनों बच्चों और बहुओं के चेहरे पर दया नहीं थी, बस राहत थी, जैसे सच में कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। मैं एक ओवरब्रिज के नीचे जाकर बैठ गई। पुरानी यादें आंखों के सामने घूमने लगीं। कभी खुद को कोसती, कभी सरदार जी को, और कभी अपनी किस्मत को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तकिया मेरे पास रखा था। उसे देखते ही मुझे फिर गुस्सा आया। मैंने मन ही मन कहा, जब आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तो ये तकिया क्यों? इसे भी अपने साथ ले जाते। और गुस्से में मैंने वो तकिया जमीन पर फेंक दिया। और तभी एक आवाज आई, फटाक। तकिया फट गया और उसी पल मेरी जिंदगी का सच मेरे सामने बिखर गया। मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। जब वो तकिया जमीन पर गिरा और फटकर खुल गया तो पहले तो मुझे लगा जैसे मेरी ही छाती फट गई हो, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र उस चमक पर पड़ी जो फटे हुए तकिए के अंदर से झलक रही थी। मैं हड़बड़ा कर आगे बढ़ी, कांपते हाथों से तकिए को उठाया और उसे पूरी तरह फाड़ दिया। रुई इधर उधर बिखर गई और उसी रुई के बीच मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। भारी, ठंडे, सुनहरे रंग के सोने के बिस्किट, एक के ऊपर एक करीने से छुपाए गए थे। मैं कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही, जैसे मेरी आंखों को यकीन ही ना हो रहा हो कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने गिनती की तो मेरे हाथ कांपने लगे। 20 सोने के बिस्किट, पूरे 20, और उन्हीं के नीचे एक मोटी फाइल दबाई गई थी जिसके ऊपर मेरे पति की जानी पहचानी लिखावट में मेरा नाम लिखा था, सविता देवी। उस पल मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और मैं वहीं ओवरब्रिज के नीचे बैठ गई। तकिया, सोना और फाइल मेरे सामने पड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। विश्वास टूटने और सच्चाई सामने आने का एहसास। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। कागज पलटते ही मेरी सांसें रुकने लगीं। उसमें साफ साफ लिखा था कि शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हमारी पुश्तैनी कोठी और उसके आसपास की लगभग 50 एकड़ जमीन पूरी तरह मेरे नाम की जा चुकी है। कानूनी मुहरें, रजिस्ट्रेशन के कागज, सब कुछ पूरे सबूतों के साथ मौजूद था। उसी फाइल में सोने के उन 20 बिस्किटों का बिल भी रखा हुआ था जो मेरे पति ने कई साल पहले मेरे लिए खरीदे थे। तभी मेरी नज़र एक मोड़े हुए कागज पर पड़ी। वो एक चिट्ठी थी, उनकी आखिरी चिट्ठी। मैंने जैसे तैसे उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। उन्होंने लिखा था कि वो मुझे जानबूझकर खाली हाथ छोड़कर गए, ताकि मैं अपने बच्चों का असली चेहरा देख सकूं, ताकि मेरा अंधा भरोसा टूट सके। उन्होंने लिखा था कि वो मुझे बार बार समझाते रहे कि बच्चे हमारी मेहनत से नहीं, हमारी संपत्ति से प्यार करते हैं। लेकिन मैं हर बार ढाल बनकर बच्चों के सामने खड़ी हो जाती थी, उनकी हर गलती को सही ठहराती थी और उन्हें ही गलत साबित कर देती थी। उन्होंने लिखा था कि उन्हें डर था कि अगर सब कुछ खुले तौर पर मेरे नाम कर दिया गया तो बच्चे मुझे जिंदा ही कैद कर लेंगे या धीरे धीरे मेरी सांसें तक घोट देंगे। उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते मुझे अपना पूरा बीता हुआ जीवन याद आने लगा।
कैसे हर बार जब मेरे पति बच्चों को उनकी गलतियों के लिए डांटते थे, मैं बीच में आकर कहती थी कि बच्चे हैं, समझ जाएंगे। कैसे मैंने अपने पति की हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। कैसे मैंने कभी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं संभाला, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे बच्चे मेरी लाठी बनेंगे। उस रात ओवरब्रिज के नीचे बैठी मैं पहली बार समझ पाई कि भरोसा और मोह के बीच कितना पतला सा फर्क होता है। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे, सोने की बिस्किटों को दोबारा उसी तकिए में बड़े संभाल कर रखा, फाइल और चिट्ठी को भी उसी के अंदर छुपाया। उस फटे तकिए को फिर से सीने से लगा लिया, लेकिन इस बार उस तकिए का वजन सिर्फ रूई का नहीं था। उसमें मेरा आत्मसम्मान, मेरी सुरक्षा और मेरी आने वाली जिंदगी छुपी हुई थी। और उसी पल मैंने तय कर लिया था कि अब मैं किसी के रहमो करम पर नहीं जीऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। उस रात के बाद मैंने शहर में एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही मैंने बस पकड़ी और अपने पुश्तैनी गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर खिड़की से बाहर बदलते हुए दृश्य देखती रही। ऊंची इमारतें पीछे छूटती गईं और हरियाली धीरे धीरे पास आती गई। मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मेरे हाथ में वही पुराना तकिया था, जिसे मैंने इस बार बेहद संभाल कर गोद में रखा हुआ था। बस की हर हलचल पर मैं उसे और कसकर पकड़ लेती थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक तकिया नहीं था, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी की डोर उसमें बंधी हुई थी। जब कई घंटों के सफर के बाद बस गांव के मोड़ पर रुकी और मैं नीचे उतरी, तो मिट्टी की वही जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों में भर गई। ऐसा लगा जैसे ये जमीन मुझे पहचानती हो, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया हो। कोठी के सामने पहुंचते ही मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई। बड़ी सी हवेली, ऊंचे दरवाजे और चारों तरफ फैला सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही था जैसा सालों पहले छोड़ा था। दरवाजा खोलते ही एक बूढ़ा चौकीदार तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आईं और वो मेरे पैरों में झुक गया। कांपती आवाज में बोला, मालकिन, आखिरकार आप आ ही गईं। मैं रोज इस घर को खोलकर आपकी राह देखता था। उसके शब्द सुनते ही मेरे अंदर कहीं कुछ टूटकर बह निकला। इतने सालों बाद किसी ने मुझे बोझ नहीं बल्कि मालकिन कहा था। मैंने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इज्जत क्या होती है। उस दिन मैंने कोठी के हर कमरे को खुद अपनी आंखों से देखा। धूल जमी थी, लेकिन दीवारों में अपनापन था, जैसे ये घर मुझसे कह रहा हो, अब कहीं मत जाना। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। खेतों की जमीन गांव वालों को खेती के लिए दे दी। सालाना तय आमदनी होने लगी। घर के लिए एक काम करने वाली रख ली, खाना बनाने के लिए एक महिला रखी, और सबसे जरूरी, मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। अब किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि मैं कब खाऊं, क्या खाऊं या कहाँ जाऊं। सुबह उठकर मैं खुले आंगन में बैठती, धूप सेकती और अपने पति की लिखी उस चिट्ठी को बार बार पढ़ती। हर बार पढ़ते हुए मुझे उनका गुस्सा नहीं, बल्कि उनका प्यार महसूस होता। मुझे समझ आने लगा था कि उन्होंने मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए ये सब किया था। मैं अब अकेली जरूर थी, लेकिन बेबस नहीं। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बुढ़ापा किसी का मोहताज होने का नाम नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का नाम है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बदली हुई जिंदगी की खबर बच्चों तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन सच यही है कि जहां संपत्ति होती है, वहां रिश्ते अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। एक दोपहर मैं आंगन में बैठी धूप में आंखें मूंदकर सुकून महसूस कर रही थी कि तभी कोठी के बाहर गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे तीनों बच्चे सामने खड़े थे। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और आंखों में हैरानी, जैसे उन्होंने किसी अजूबे को देख लिया। इतनी बड़ी कोठी, इतना फैला हुआ आंगन और चारों तरफ पसरी जमीन देखकर उनकी आंखें ठहर ही नहीं पा रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने पैर छूने का नाटक किया, लेकिन उस झुकाव में भी मां के लिए सम्मान नहीं, बल्कि जमीन के कागजों की तलाश थी। मेरी बेटी सौम्या सबसे पहले बोली। आवाज में बनावटी अपनापन था। मां, हमें तो पता ही नहीं था
कि पापा ने इतनी बड़ी संपत्ति यहाँ छोड़ रखी है। आप अकेली ये सब कैसे संभालेंगी? उसके शब्दों के पीछे छुपा मतलब मैं साफ समझ रही थी। बड़े बेटे ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि ये सब तो पिताजी की कमाई है, इसलिए इस पर हम सबका बराबर हक बनता है। छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने भी उसी सुर में बात की, जैसे किसी ने उन्हें रिहर्सल करा दी हो। वे बार बार यही दोहराते रहे कि माँ होकर मुझे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी उम्र का हवाला देना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन आज उनके सामने वो सविता देवी नहीं खड़ी थी जो हर बात पर चुप हो जाती थी। आज मेरे भीतर वो आग थी जो वर्षों के अपमान से जलकर तैयार हुई थी। मैंने बिना आवाज ऊंची किए, बिना आंसू बहाए, अलमारी से वही पुरानी फाइल निकाली जो सालों तक तकिए के भीतर छुपी रही थी। मैंने उसे मेज पर रखा और एक एक कागज खोलकर उनके सामने रख दिया। हर दस्तावेज पर मेरा नाम साफ लिखा था। कोठी, जमीन, सोना, सब कुछ कानूनी तौर पर मेरा था। मैंने उन्हें बताया कि ये सब तब किया गया था जब उनके पिता जिंदा थे और पूरी होशो हवास में थे। और साथ ही मैंने वो आखिरी पन्ना भी दिखाया जिसमें साफ लिखा था कि ये सारी संपत्ति मेरी जिंदगी भर मेरे नाम रहेगी और उसके बाद मैं जिसे चाहूं दे सकती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरों पर गुस्सा, लालच और पछतावा तीनों एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फिर भी बहस करने की कोशिश की। ऊंची आवाजें हुईं, ताने मारे गए, लेकिन मैंने पहली बार उन्हें दो टूक जवाब दिया कि जिस मां को उन्होंने बोझ समझकर सड़कों पर बैठा दिया था, उससे आज वे हिस्सा मांगने आए हैं, और ये कि संपत्ति उन्हीं को मिलती है जो रिश्तों की कीमत समझते हैं। आखिरकार मैंने चौकीदार को आवाज दी और उनसे कहा कि मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दे। मेरे बच्चे जाते हुए पीछे मुड़कर देखते रहे, जैसे अब भी उन्हें उम्मीद हो कि मैं पिघल जाऊंगी। लेकिन उस दिन मेरा दिल पत्थर नहीं, लोहा बन चुका था। जब उनकी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई कोठी से बाहर निकलीं, तो मुझे कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी हल्की राहत थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होकर फैसला लिया था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मां होना कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तब होती है जब मां अपने सम्मान को कुचलने देती है। उनके जाने के बाद मैं देर तक उसी कमरे में बैठी रही, जहां अभी कुछ देर पहले शोर, तर्क और लालच गूंज रहा था। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डरावनी नहीं थी, ये सुकून भरी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी कोठी की दीवारों पर फैल रही थी। मुझे लगा जैसे ये रोशनी मेरे भीतर तक उतर रही हो। सालों बाद मेरा मन शांत था, न कोई डर, न कोई उम्मीद, न कोई शिकायत। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब उसके पास कुछ साबित करने को नहीं होता, जब वो बस अपने सच के साथ खड़ा होता है। मैंने अपने पति की चिट्ठी फिर से निकाली। उसे पढ़ते हुए अब आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वे आंसू समझ के थे। उस समझ के जिसने मुझे देर से ही सही लेकिन आजाद कर दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। शहर में उन्हें जब जब रिश्तों की बात होती, उन्हें माँ याद आती। जब जब पैसों की बात होती, उन्हें अपनी जल्दबाजी और लालच पर शर्म आती। लेकिन अब वो समय निकल चुका था जब मैं हर चोट पर मरहम लगाने दौड़ पड़ती थी। मैंने किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन अपनी जिंदगी की चाबी अब किसी और के हाथ में देने से इनकार कर दिया था। मैंने तय किया कि मेरी संपत्ति मेरे जाने के बाद उस जगह जाएगी जहां उसका सही इस्तेमाल होगा। शायद किसी बेटी की पढ़ाई में, शायद किसी अनाथ बच्चे के भविष्य में, या शायद उस गांव के विकास में जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया। क्योंकि मैंने देख लिया था कि खून के रिश्ते हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन आत्मसम्मान अगर साथ हो तो कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं होता। आज मैं उस कोठी में रहती हूँ, सुबह सूरज के साथ उठती हूँ,
खेतों की हरियाली देखती हूँ, लोगों के बीच बैठती हूँ और अपने मन की सुनती हूँ। वही पुराना तकिया आज भी मेरे पास है, लेकिन अब वह सिर्फ रहस्य नहीं, मेरी ताकत की निशानी है। जब जब मैं उस पर सिर रखती हूँ, मुझे अपने पति की आवाज सुनाई देती है, अब तुम सुरक्षित हो। और मैं मन ही मन मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच यही है कि मैं आज अकेली जरूर हूँ, लेकिन मजबूर नहीं, टूटी हुई नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। और अगर मेरी कहानी किसी एक माँ को भी यह सिखा दे कि प्यार और आत्मसम्मान में फर्क समझना जरूरी है, तो समझिए मेरी पूरी जिंदगी का दर्द, मेरी पूरी सीख और मेरी पूरी कहानी सफल हो गई। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मैंने अपने बच्चों के साथ सही किया? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप मेरी यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं। अपने शहर और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। राधे राधे।